आइए एक नज़र डालते हैं NCERT साइंस की 10th क्लास की बुक पर। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो आपको फर्स्ट लेसन दिया गया है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं फर्स्ट लेसन पर, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसी भी क्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि बाएं ओर अभिकारक और दाएं ओर उत्पादक व मध्य में तीर का निशान लगा दिया जाता है। अभिकारकों व उत्पादों में योग प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में नए बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और तीर के निशान के बाद जो RHS राइट हैंड साइड पे लिखा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह प्रोडक्ट है, इनके उत्पाद है। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह इस प्रकार की जो समीकरण है, देखिए इस समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें किसी प्रकार का कोई संकेत प्रतीक नहीं यूज किया गया है, ये सिर्फ शब्दों के रूप में लिखी गई है। तो ऐसे समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। देखिए मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये यहाँ पर समीकरण को जो आप नीचे देख रहे हैं प्रतीकों के रूप में इसको लिखा गया है। तो ये यहाँ से क्या बन जाती है, रासायनिक समीकरण बन जाती है। ऐसी शब्द समीकरण जिसको प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, उसके तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहलाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान न होकर असमान होती है, अनबैलेंस्ड होती है, ऐसी समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती है। यह कंकाली समीकरण क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ओर समान नहीं होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होता है और होना चाहिए, तभी वह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब ये कौन सी समीकरण है, इसमें O को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए Mg का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, और MgO यहाँ पर Mg का 1 है, O का 1 है, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ओर। संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, जैसे कि आपको हमने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यह द्रव की अविनाशता का नियम या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अभिक्रिया में इस रिएक्शन के दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होती है, उनका द्रव्यमान भी समान होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम जिन परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है उसे बराबर करते हैं, इसके पश्चात अन्य संख्या को बराबर करते हैं। ये आप ऐसे जान लीजिए जैसे पुराने ज़माने में कुछ सामान
दुकानदार से तोल के हमें लाना होता था तो उसके पास एक पलड़े वाली तराजू होती थी जिसको बीच से पकड़ के दोनों ओर बैलेंस किया जाता था। यदि एक पलड़ा झुका रहेगा तो दूसरा ऊपर उड़ जाएगा, तो उस स्थिति में सामान को सही से तोला नहीं जा सकता, दोनों पलड़े समान होने चाहिए। तो ऐसे ही इस समीकरण में है LHS RHS, LHS RHS के इक्वल टू होना चाहिए। जैसे कि आप समीकरण देख रहे हैं आपकी इस बुक में, तो दिया गया है हीट एंड ट्रायल मेथड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड दिया गया है जो 7 स्टेप्स में पूरा होता है। लेकिन हम सिंपल वे में यहाँ जान लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं Fe आयरन प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। Fe प्लस H2O ये अभिकारक पोर्शन है, Fe3O4 प्लस H2 ये उत्पाद पोर्शन है। अब अभिकारक में देखिए आप Fe का एक एटम है, ना इसके आगे कुछ लिखा है ना पीछे, प्लस H2 हाइड्रोजन के 2 एटम इसके पीछे लिखे गए हैं, ऑक्सीजन का एक है, इजिकल टू Fe3, Fe के यहाँ 3 हैं, O4, O के 4 हैं। और अगर हम बात करें Fe3O4 के कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल, तो यहाँ Fe3O4 से पहले कुछ नहीं लिखा है तो इसका यानी कि 1 माना जाएगा, प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे स्टार्ट में हम पकड़ लेते हैं Fe को, Fe का 1 है अभिकारक में, इधर उत्पाद में कहाँ लिखा है Fe3 के रूप में, तो Fe के कितने हैं यहाँ, आयरन के 3 एटम है और यहाँ Fe का 1 है। तो आँख बंद करके आप Fe के सामने आगे 3 लिख दीजिए। अब हम लेते हैं किसको, H2 को, H2O के H2 को। H2O कहाँ लिखा है अभिकारक में, H2O में H2 है और इधर उत्पादों में H2 कहाँ है लास्ट में, तो यहाँ पे H के 2 हैं और यहाँ पे भी H के 2 हैं, तो इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब आगे बढ़ते हैं हम O की ओर। O का यहाँ पे कितना है 1, इजिकल टू उत्पादों में O कहाँ है, O में लिखे हैं 4, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम आँख बंद करके सीधे सीधे H2O अभिकारकों में जो है उसके आगे 4 लिख देंगे, तो 4 मॉलिक्यूल H2O के हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीर के निशान से आगे क्या लिखा है Fe3, Fe के 3 हैं और हमने Fe के यहाँ 3 लिख दिए हैं। अब O4, O के यहाँ 4 हैं और H2O से पहले हमने 4 लिखा है, तो 4 O के 4, O के पीछे कुछ नहीं है तो इसलिए 4 एकम 4, 4 1 जा 4। और H2 कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जब 4 लिख दिया हमने, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ H2 के कितने हैं 2, तो 2 8 करने के लिए करना पड़ेगा हमें, 2 चौक 8, 2 4 जा 8, यानी 4 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स प्रकार, तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 उपचयन या अपचयन, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। 6 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए इनको जान लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है संयोजन, संयोग करने वाली अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ठोस कैल्शियम, यहाँ आपको अभिक्रिया ये देखिए, आप सबसे नीचे देखिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा बिना भुजा चूना, जैसे हम बाज़ार से चूना लेके आते हैं तो वह बिना भुजा चूना होता है। इसमें हमने पानी मिला दिया, ऐड कर दिया H2O, पानी में इसको मिलाएंगे CaO को, इक्वल टू तीर के निशान के बाद CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये भुजा हुआ चूना। जब चूने को हम पानी में ऐड कर देते हैं
तो उसमें से बहुत सी ऊष्मा भी निकलती है और ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भुजा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो ये हमारा बिना भुजा चूना है CO, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल का अणु एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना होता है जिसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। उपरोक्त रासायनिक प्रक्रिया में निर्मित कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को दीवारों पर सफ़ेदी करने में यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कभी पहले ज़माने में चूने की पुताई करते थे तो 3-4 दिन तक ऐसे ही फीका फीका लगता था वो जो कलर किया होता था चूने का, लेकिन 2-3 दिन बाद ही उसमें चमक आ जाती थी। ऐसा इसलिए कि जब वायु के संपर्क में वह चूना आता था तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे क्रिया करती है और उसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और उसमें चमक बढ़ जाती थी। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर भी कहलाता है। चलिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक या पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये वियोजन अभिक्रियाएं दो कारकों पर निर्भर होती हैं। इन कारकों के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के कारण होने वाली वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन या अपघटन कहलाती है। और विद्युत किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर जो अभिक्रिया होती है वह विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या नीचे आप समीकरण देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे केमिकल रिएक्शन जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप ये लोहे की कील को यानी कि Fe+CuSO4, तो इसमें क्या होता है, इसमें कील का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि आयरन कॉपर को उसके विलयन से पृथक कर देता है। Fe+CuSO4 इक्वल टू क्या बनेगा, FeSO4। जो SO4 Cu के साथ था वह किसके साथ चला गया, आयरन के साथ चला गया, इनके विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो आयन हैं मूलक हैं उनकी अदला बदली होती है। इस अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे सभी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखिए जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं समीकरण Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी ये अभिकारक हैं, इसकी क्रिया आपस में हुई है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से इजिकल टू तीर का निशान देख रहे हैं, ये अभिकारक हैं, ये लास्ट में उत्पाद है। तो BaSO4 + 2NaCl यानी कि ये आपका प्राप्त हो जाता है बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। Na2SO4 ध्यान से देखिएगा, Na2SO4 यहाँ पे जो इस Na का SO4 साथ में लगा है, ये जो इसका मूलक है आयन है SO4, ये कहाँ चला जाएगा, Ba के पास, Ba के साथ, और जो NaCl2 है Ba के साथ Cl2 है अभिकारक में, वो Na के साथ विस्थापित हो जाता है।
यानी कि आयनों की अदला बदली हो जाती है। इस प्रकार से ये द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन एवं अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, जब दोनों अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन की दोनों क्रियाएं साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक एक उपचयन दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो अभिक्रियाएं उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन तथा ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का तापन कराने पर कॉपर का अपचयन व हाइड्रोजन का उपचयन हो जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी अभिक्रिया में इसे आप इस तरह समझिए, अभिकारक जो साइड में LHS में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन कहलाती है, तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन जुड़ती है तो वह इसके उलट अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझिए इसको, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यदि दोनों साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जितनी भी नेचुरल गैसों का दहन होता है वो सब इसकी उदाहरण हो सकते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, वे रासायनिक शोषी सोखने वाली वे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है अवशोषण होता है। सभी रिएक्शंस ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सभी अपघटन की अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं, यानी कि अपघटन वाली जितनी भी अपघटन अभिक्रिया हमने पढ़ा है उसमें जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, उनमें सब में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे कॉपर प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड बन गया तो इसमें क्या है, ऊष्मा निकल रही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। जो उपचयन अभिक्रियाएं हो रही हैं, उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का ह्रास, उन अभिक्रियाओं के कारण दो घटनाएं होती हैं, संक्षारण एवं विकृत गंधिता। चलिए हम संक्षारण की बात कर लेते हैं। जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह नष्ट होने लगता है और उनमें से एक होने लगता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाहर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, धीरे धीरे लोहा खराब होने लगता है, आयरन, तो इस घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या जंग लगना इसका एक उदाहरण होता है। संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। संक्षारण के कारण ही पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण उपचयन अभिक्रिया है। अब इस संक्षारण से बचने का क्या उपाय किया जा सकता है, इन वस्तुओं पर पेंट करके इसको कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, विकृत गंधिता। ये भी उपचयन अभिक्रियाओं के कारण ही होती है। उपचयन अभिक्रिया आप समझ गए हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ, वसायुक्त जो फैटी फूड्स हैं यानी कि जिसमें फैट्स होती है ज़्यादा, और तेलीय जो ऑयली हम खाद्य सामग्री यूज करते हैं, अगर वह काफ़ी लंबे समय तक रखी रहे या वायु के संपर्क में ज़्यादा दिनों तक रखी रहे तो उसमें क्या होगा, उपचयन हो जाएगा, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाती है। ऐसे पदार्थ को विकृत गंधी पदार्थ कहा जाता है और इस घटना को विकृत गंधिता कहा जाता है।
तो इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। जैसे आप देखें चिप्स के पैकेट में सामान्य भाषा में जैसे कहते हैं कि इसमें भाई बड़ी हवा भरी है, वो हवा नहीं भरी होती है। वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है उसको निकाल कर, ऑक्सीजन जो उसमें उपचयन के कारण जुड़ गई है, उस ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस बहुत कम सक्रिय गैस होती है ताकि उनका उपचयन ना हो सके और हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो विकृत, खराब ना हो सकें। खैर, आज हमने NCERT 10th साइंस का बुक का फर्स्ट लेसन पर एक नज़र हमने डाली है। उम्मीद है आपको ये काफ़ी हद तक इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिली होगी। ठीक है, थैंक यू। अगले लेसन पर जाने के लिए आप इस YouTube चैनल साइंस क्लास एट ए ग्लांस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।